प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में जो प्रैक्टिकल में हमारे टॉपिक चल रहे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे पर्वतीय छायाकरण एवं उसकी विधि, हिल शेडिंग। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में धरातल की छाया को ही ढाल का माध्यम बनाया गया। इस विधि को प्लास्टिक छायाकरण भी कहते हैं। इसमें बनाया गया मानचित्र किसी भी उच्चावच प्रतिरूप का ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ के समान प्रतीत होता है। यह ढाल प्रदर्शक रेखाओं का आधुनिक स्थानापन्न है और यह विधि उच्चावचीय प्रतिरूपों को वास्तविक रूप में न्यूनाधिक को गहरा, मध्यम तथा हल्का करके दिखाया जाता है और यह कल्पना प्रकाश पर आधारित होती है, जिसमें प्रकाश की स्थिति, लंबवत प्रकाश की स्थिति और प्रकाश की तिरछी स्थिति देखा जाता है। लंबवत प्रकाश की स्थिति की बात करेंगे, जब प्रकाश पृथ्वी पर सीधा या लंबवत गिरता है तो हैशोर की भांति पर्वत शिखर, पहाड़ी के ऊपरी भाग, धीमे ढालू भाग व घाटियों के तल आदि समतल प्राय भाग छाया रहित दिखाए जाते हैं। ढाल तीव्र होने के साथ छाया भी गहरी होती जाती है, जबकि मंद ढाल को हल्की छाया से दिखाया जाता है। प्रकाश की तिरछी स्थिति, इसमें चित्रित किए जाने वाले क्षेत्र पर प्रकाश के तिरछे प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। प्राय प्रकाश की स्थिति उत्तर पश्चिम आकाश के मध्य 9 से 10 बजे की स्थिति मानी जाती है। बाएं कोने के प्रकाश के निकट भाग हल्की छाया वाले तथा दक्षिण पूर्व के भाग गहरी छाया युक्त दिखते हैं। इससे छाया का सही चित्रण नहीं होता। पर्वतीय छायाकरण के इसलिए आजकल रंगों की आभा विधि काम में ली जाती है। इस विधि के गुणों की बात करें तो इस विधि के द्वारा उच्चावच का त्रिआयु प्रतिरूप दिखाई देता है और गणितीय आकलन की आवश्यकता नहीं होती। लघु मापने पर बने मानचित्रों के लिए विशेष उपयोगी है। विषय उच्चावच वाले क्षेत्र में उभारों व गर्तों का स्पष्ट चित्रण संभव है और उच्चावच की पृष्ठभूमि में यदि सांस्कृतिक एवं आर्थिक विवरणों को मानचित्र पर प्रदर्शित करना हो तो ये अन्य विधियों की तुलना में अधिक उपयोगी है। वास्तविक क्षेत्र में जाकर विभिन्न उच्चावचीय प्रतिरूपों की स्थिति एवं क्रमबद्धता का अवलोकन करके उस क्षेत्र का तुरंत चित्रण संभव है। दोष की बात करें तो इस विधि से प्रदेश विशेष के धरातल का सही ज्ञान नहीं होता। दो ढालों के मध्य ठीक सापेक्ष संबंध भी स्थापित नहीं होता और इस विधि द्वारा भू आकृतियों की सतह से ऊंचाई का पता नहीं चलता। छायांकन विधि से मानचित्रों पर अधिक स्थान घिरा होने के कारण अन्य विवरण अंकित नहीं हो पाते। तो ये है। अब हम बात करेंगे स्तर रंजन विधि, लेयर टिंटिंग मेथड। धरातल के स्वरूपों को भिन्न भिन्न रंगों में दर्शाने की विधि को रंग आभा विधि कहते हैं। इस विधि में दो समोच्च रेखाओं के मध्य के क्षेत्र भिन्न भिन्न रंगों में दिखते हैं तो विभिन्न ऊंचाई स्तरों का बोध हो जाता है। इस पट्टियों में ऊंचाई के अनुसार भिन्न भिन्न रंगों के पूर्व निश्चित गहरी या हल्की आभा भरी जाती है, इसलिए इस विधि को लेयर टिंट विधि कहते हैं। और प्राय सभी प्रकार के धरातलीय मानचित्र को 600, 1500, 3000, 6000, 9000, 12000 फुट जैसे समुच्च रेखाओं में विभाजित करके उनके मध्य के भाग को क्रमशः गहरे हरे, हल्के हरे, गहरे भूरे, लाल, भूरे व सफ़ेद रंगों से भर दिया जाता है। अब इसमें कुछ विशेष रंगों की बात करें तो समुद्र या अन्य जलाशयों के लिए नीले रंग के गहरे व हल्के परत, मैदानों के लिए हरे रंग के गहरे व हल्के परत और मध्यम ऊंचाई वाले भागों के लिए पीले रंग और अधिक ऊंचाई वाले भागों के लिए भूरे कत्थई रंग और अति उच्च भागों के लिए गहरे भूरे लाल परत और हिमाच्छादित के लिए श्वेत एवं नीलिमालीय रंगों का चुनाव करते हैं। और इसके गुणों की बात करें तो उच्चावच प्रदर्शित करने की अन्य गुणात्मक विधियों की तुलना में ये आज भी लोकप्रिय रही है और इस विधि में किसी भ्रम की संभावना नहीं होती क्योंकि निश्चित रंगों द्वारा ऊंचाई दर्शाते हैं। लघु व दीर्घ दोनों प्रकार की मापी बने मानचित्र के लिए ये विधि उपयोगी लोकप्रिय है और वायु मानचित्र एवं वायुयान पायलटों के उपयोगी ताकि उड़ान के समय धरातल का सही से अनुमान। इसके दोष की बात करें तो तेज ढाल वाले भागों में जब समुच्च रेखा तेजी से बदलती है तो उन्हें उसी तेजी से बदलते रंगों से स्पष्ट नहीं बता सकते। अधिक धरातलीय अंतर वाले भूभागों के मानचित्र में भी ये विधि बहुत सुंदर लगती है, परंतु जिनमें ये अंतर कम होता है वे मानचित्र अधिक सरलता से नहीं बनाए जाते। ऊंचे भागों में रंग इतने गहरे होते हैं कि उनमें अन्य विवरण नहीं उभर पाते। रंगों की पट्टियों को देखकर ऐसा पता लगता है कि मानो उनके बीच का भाग एक ही ऊंचाई का हो, जबकि वास्तविक रूप में ये सर्वत्र एक सा नहीं होता। धन्यवाद।